हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रासायनिक बल गति की। आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके। तो पहला क्वेश्चन बात करें, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसको हमें बात करना होता है और पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहले बात करते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि क्या होता है अभिक्रिया का वेग? एकांक समय में, समय जो है वो एकांक होना चाहिए, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक अभिक्रिया है जो ए से बी में हो रही है। ए क्या है? अभिकारक है, बी क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में होता है परिवर्तन में लगा समय। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखना चाहें तो अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt, जहाँ जो dx है वो क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, और dt क्या है? d का मतलब होता है परिवर्तन को यह बताता है, परिवर्तन में लगा समय जो कि dt होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके कारक हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट है ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सेकंड है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है दाब। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या है? इसकी हम बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग वह दर है जो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन को उस समय अंतराल से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभिकारक का औसत वेग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक का औसत वेग बराबर होता है माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में होता है समय। अगर इसको मैथमेटिकल लिखना चाहें तो माइनस का डेल्टा आर की सांद्रता अपॉन में होता है डेल्टा टी। माइनस चिन्ह जो है वो केवल हमें यह बताता है कि जो अभिकारक है वो क्या है, उसमें कमी आ रही है। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक कम होता है, इसलिए यह माइनस में होता है। उत्पाद का औसत वेग बराबर होता है प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में होता है समय। यहाँ पे होता है प्लस का डेल्टा पी की सांद्रता यानी कि उत्पाद की प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन में होता है डेल्टा टी। प्लस किसको बताता है? बनने को बताता है, यानी कि वो क्या होता है? उत्पाद जो होता है उसकी मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें तात्क्षणिक वेग क्या होता है? n1a प्लस n2v इक्वल टू गिब्स में लिखा हुआ है m1c प्लस m2d। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इसका तात्क्षणिक वेग में हमें इस अभिक्रिया को लिखना होता है। तो यह वाला जो पार्ट है वो अभिकारक का है और ये वाला जो पार्ट है वो काय का है? उत्पाद का है। तो अभिकारक का जो पार्ट होता है उसे हम माइनस से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे n1 है तो n1 को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि माइनस की 1 अपॉन n1, और अभिकारक को हम माइनस साइन से दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा आर की ए की सांद्रता अपॉन में डेल्टा टी बराबर, यहाँ पे n2 को क्या करेंगे? माइनस वैल्यू में उल्टा कर देंगे, यानी कि माइनस की 1 अपॉन n2, और यहाँ पे बी की सांद्रता लिखेंगे तो डेल्टा बी की सांद्रता अपॉन में डेल्टा टी। इसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पे कर देंगे। और जो उत्पाद है वो प्लस में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित हमें बताना है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है एक्स ए प्लस वाई वी गिब्स में है उत्पाद। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई एक नंबर है, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, etc। और ए और बी क्या है? ये हमारे यहाँ पे अभिकारक में भाग ले रही हैं, यानी कि रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, सबसे पहले हमें अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है वेग समीकरण, जो कि R इक्वल टू होता है K कांस्टेंट है, A की पावर यहाँ पे जो अभिकारक में जो A है वो कितने अणु हैं इसके? X हैं, तो हमने यहाँ पे पावर में लिख दिया X प्लस B की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे Y हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कोटि जो है बराबर होती है अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग के बराबर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के y। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? इन प्लस ना होकर यहाँ पे होता है इनटू, यहाँ पे क्या होता है? इनटू में ये होता है। यहाँ पे अगर हम कोटि निकालें तो जो अभिकारक की सांद्रता होती है तो यहाँ पे a और b क्या है? अभिकारक में ही आते हैं, तो x प्लस y को हम जोड़ देंगे, जो घाते हैं उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ चुका है x प्लस के y। और एक आध और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लिखा है R इक्वल टू के, ब्रैकेट में लिखा हुआ है A की पावर 1, B की पावर 1/2 एंड C की पावर 1। तो हमें इसमें कोटि का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अभिकारक की सांद्रता है उसकी जो घातें हैं उन सबको ऐड करेंगे। तो A इसकी पावर क्या है? 1, तो 1 प्लस 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 5/2 क्या है? इसका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता से क्या तात्पर्य है? उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, आप देख सकते हैं पेपर में भी कई बार पूछा गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें क्या है, CH यहाँ पे हमने अभिक्रिया लिखी हुई है, तो इसमें हमें किसको देखना है? अभिकारक को ही देखना है। तो अभिकारक में इसमें है CH3COOH CH2S5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, और यहाँ पे है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें जो है आणविकता बतानी है अभिक्रिया की। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे है एथिल एसीटेट, तो इसके कितने अणु लिए हमने? इसका हमने एक ही अणु लिया है। KOH के हमने कितने अणु लिए हैं? यहाँ पे एक ही अणु लिया है, तो एक अणु इसका, एक अणु इसका, कितने हो जाएंगे? 2। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते अणु KOH के, 2 और 1 मिलके यहाँ पे कितना? एक अणु है इसका, तो 2 और 1 मिलके कितना? 3 हो जाता। लेकिन अभी कितना है? एक इसका है और एक इसका है, यानी कि इसके 2 अणु हो चुके हैं, जो कि आणविकता कहलाती है। इनका योग कर देंगे तो ये क्या है? आणविकता है। तो आणविकता का मान आ चुका है 2। इसके बाद हम बात करें अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर आता है, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक साइड लिखा है, एक साइड लिखा है हमने कोटि को, एक साइड लिखा है हमने आणविकता को। कोटि में पहला पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। आणविकता में यह एक सैद्धांतिक मान है। कोटि में सेकंड पॉइंट है, यह पूर्णांक भिन्नात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। आणविकता की बात करें तो यहाँ पे यह सदैव पूर्णांक संख्या में ही होता है। कोटि का मान 0 हो सकता है, परंतु आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता है। कोटि में बात करें, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। आणविकता में बात करें, इससे नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया, इसमें कोटि में है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। और इसमें बात करें आणविकता में, तो यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होता है, dx/dt समानुपाती होता है सांद्रता A की पावर 0 के।
तो यहाँ पे अगर मान 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब बात करते हैं वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसमें सबसे पहले हमें ए से पी दिखा देना है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, dx बाई dt समानुपाती होता है सांद्रता e की पावर 0 के। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे k एक कांस्टेंट आएगा और a की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे dx बाई dt इक्वल टू आ गया k इंटू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x dx का मान निकालेंगे तो k इंटू dt हो जाएगा। इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद x इक्वल टू हो जाएगा kt प्लस सी, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इससे हम दो मान जो है उसका मान 0 रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया, यदि t बराबर हम 0 रखेंगे और x बराबर भी क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो c का मान कितना आएगा, c का मान इस कंडीशन में 0 आएगा। फिर जो c का मान 0 आया, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में दोबारा से रख के फिर मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है हमें। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती, क्योंकि प्रथम कोटि का मतलब है कि यहाँ पे n का मान क्या होता, कोटि का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रथम घात। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया है ए से बी, दर हमें निकालना, तो हम तरीका क्या होगा लिखने का, dx बाई dt समानुपाती सांद्रता ए की सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो ये लिखने का तरीका होता है किसी भी कोटि को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लेके बताया समझाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वेग स्थिरांक का व्यंजक की। तो कोई अभिक्रिया है ऐसे पी है, ए अभिकारक होता है, पी है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ए होता है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, इसमें पहले हम मानेंगे प्रथम सांद्रता। तो स्टार्टिंग में हमने मान के चलते हैं कि जो अभिकारक है वो ए है, यानी कि जो अभिकारक की जो सांद्रता है पहले हम मान लेते हैं प्रथम में क्या है ए है, और उत्पाद पहले कुछ नहीं बना। हमने माना प्रथम सांद्रता जो है वो ए है और पहले मान लेते हैं कि उत्पाद पहले कुछ भी नहीं बना है। टी समय बाद क्या होगा कि जो अभिकारक है वो टूटने लगेगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि ए माइनस एक्स, यानी कि ए में से एक्स अलग हो जाएगा, और जो एक्स है वो कहाँ पे जाएगा फिर उत्पाद में, तो यहाँ पे आ गया एक्स। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से बात करेंगे तो dx बाई dt समानुपाती होता है सांद्रता ए की पावर 1। तो यहाँ से k कांस्टेंट आएगा। टी समय बाद बात करेंगे तो टी समय बाद आपको क्या करना है, जो a है उसका मान ए माइनस एक्स रख देना है, जो कि अभी अपन ने देखा है टी समय बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा k इंटू डी टी, क्योंकि हम ए माइनस एक्स जो है वो इस साइड ले आए और डी टी को हमने उस साइड भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम इसका कर देंगे समाकलन, और समाकलन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है इस तरह से, हमें इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इफ t का मान 0 रख देंगे और x का जो मान है उसको भी हम 0 कर देंगे, तो यहाँ पे c का मान हमने यहाँ से निकाला माइनस लॉग e, और यहाँ पे a जो e होता है वो बेस में होता है, माइनस लॉग e माइनस लॉग e, और यहाँ पे a। c का जो मान आया वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो जैसे ही समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पे एक सूत्र आ जाएगा, यहाँ पे k बराबर 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड, जहां a क्या थी प्रारंभिक सांद्रता थी और a माइनस एक्स क्या है t समय बाद सांद्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करें। अथवा में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है। अर्ध आयुकाल अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो बात करते हैं, डेफिनेशन है अर्ध आयुकाल की। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। इसे टी हाफ या टी 50 से दर्शाते हैं। टी हाफ इक्वल टू होता है
0.693 अपॉन में के। यहाँ पे जो टी हाफ होता है आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रतीक होता है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। तो हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला था k बराबर 2.303 बाई टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर हमें एक काम करना है इसके लिए, इफ यदि हम यहाँ पे मान लेंगे कि a का मान हम a ही रखेंगे, a माइनस एक्स का मान हम a बाई 2 कर देंगे और t का मान t हाफ कर देंगे। a को आपको यही रखना है, a माइनस एक्स को क्या करना है a बाई 2 कर देना है और t को t हाफ लिख देना है। तो इतना करने के बाद अगर आप जब इसमें मान रखेंगे तो कुछ कैंसिल होने के बाद यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के, जो कि इसका व्यंजक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण लिखिए। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस की जो समीकरण होती है वो होती है k इक्वल टू कैपिटल A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के क्या होता है वेग स्थिरांक होता है, ए क्या होता है ए की बात करें तो ए होता है आवृत्ति गुणांक, ई ए क्या होता है सक्रियण ऊर्जा होती है, आर क्या होता है गैस नियतांक होता है और टी होता है टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। अब बात करें आर्हेनियस समीकरण का लघुगणकीय रूप, तो यहाँ पे k इक्वल टू है एक e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे टेक लॉग, यानी कि दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद एक रिजल्ट आएगा जो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं log k एट बेस 10 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू में 1 अपॉन टी यानी कि टेम्परेचर प्लस में क्या है log एट बेस 10 इंटू में क्या है a यानी कि log a एट बेस 10। तो आप यहाँ पे तुलना करके इसकी y इक्वल टू अगर आप एम एक्स प्लस से तुलना करा दें तो यहाँ पे m का मान जो है वो क्या आएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे m का मान क्या आ गया है माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 इंटू आर, जो कि m होता है। m का मतलब होता है स्लोप यानी कि प्रवणता यानी कि ढाल होती है। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने इसमें किए हैं आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि पेपर में वैसे ही सेम क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।